ठीक है ना। तो जैसे ये परमाणु है, इनकी संख्या कितनी है अभी तक 118। तो अगर हम किसी परमाणु का भार निकालते हैं तो इनको हम कहते हैं परमाणु भार, या इन्हीं को हम क्या कहते हैं बेटा परमाणुविक भार भी कहते हैं। बात समझ। अब यदि हम इन परमाणुओं को परमाणुओं से जोड़ देते हैं, जैसे ये एक सोडियम का परमाणु हो गया और एक ये क्लोरीन का परमाणु हो गया, यदि हम इन परमाणुओं को परमाणुओं से जोड़ देते हैं तो हमारे पास जो चीज बनती है उसको हम क्या कहते हैं अणु। ठीक है। तो Na और Cl को यदि आप जोड़ते हैं तो ये हमारा जो अणु बना है इसको क्या कहते हैं हम NaCl, है ना। और ये NaCl जो है इसी को हम क्या कहते हैं बेटा अणु भी कहते हैं और इसी को हम क्या कहते हैं यौगिक भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसी को हम यौगिक, मतलब ये अणु भी है और ये यौगिक भी है। इसको हम NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड का अणु भी बोल सकते हैं और इसी को हम क्या कह सकते हैं यौगिक भी कहते हैं। अब हम ये कहें आप कि भैया NaCl यौगिक में समझ में आ रही है बात आपको कि अगर सिंगल एलिमेंट दिया हुआ है तो उसका अगर हम भार निकालेंगे तो उसको हम परमाणु भार कहेंगे, आणविक भार नहीं कहेंगे। ठीक है। और यदि दो या दो से अधिक एलिमेंट्स मिलकर के एक नए फार्मूले का निर्माण करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं यौगिक कहते हैं। ठीक है। क्या कहते हैं उसको यौगिक कहते हैं। अब हम ये कहें आप कि ये NaCl, इस NaCl यौगिक में या NaCl में क्लोरीन का भार बताइए, तो आपको क्या कहना पड़ेगा कि ये NaCl एक यौगिक है और इस यौगिक में क्लोरीन क्या होगा, हमारा सिंगल क्लोरीन की बात कर रहा है, समझना आप। अच्छा NaCl एक यौगिक होता है, इसमें सिर्फ सिंगल क्लोरीन की बात कर रहा है, तो इसको आप क्या कहोगे, अणु कहोगे या परमाणु कहोगे? बोलो परमाणु कहोगे, हाँ। इसका मतलब होगा कि भैया NaCl यौगिक में क्लोरीन परमाणु का भार या क्लोरीन का भार बताइए, मतलब हम उसमें अणु का नहीं निकालेंगे, सिर्फ क्लोरीन अकेले का निकाल रहे हैं। ये हमारा सिंगल क्लोरीन परमाणु का भार निकल जाएगा 35 ग्राम। क्या निकलेगा 35 ग्राम। ठीक है ना। अब यहाँ पर आप ये देखिए कि जब कभी किसी भी परमाणु हो या कोई अणु हो उसका यदि आप भार निकालते हैं, परमाणु का भार निकालना तो मैं आपको बता ही दिया था, यदि विषम संख्या है तो आपको क्या करना है 2 का गुणा करके 1 जोड़ देना है, और यदि सम संख्या है तो सिर्फ आपको क्या करना है 2 का गुणा करना है। ठीक है। ये बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई है। अब मान के चलिए आप कोई भी परमाणु है, कोई भी अणु है, इसका भार निकाल रहे हैं और भार निकालने के बाद जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 35 लिखा और डायरेक्टली हमने यहाँ पर क्या लिख दिया बेटा ग्राम, 35 ग्राम। क्यों कि यहाँ पर कभी भी किसी परमाणु का भार हम किसमें निकालते हैं, ग्राम में निकालते हैं। किसमें निकालते हैं, ग्राम में निकालते हैं। किंतु कुछ विशेष परिस्थितियां होती हैं, जैसे मान लीजिए विशेष परिस्थितियां क्या होती हैं कि अगर वो ये कहेगा कि हमने जैसे यहाँ पर परमाणु क्रमांक 17 है, इसका आप वास्तविक परमाणु भार बताइए। क्या बताइए आप इसका वास्तविक परमाणु भार बताइए। इन परिस्थितियों में हम किसी विशेष इकाई को लेकर के चलेंगे, किंतु जैसे दूसरा मान के चलिए यहाँ पर वो कह लिया कि भैया इसका अपेक्षित परमाणु भार बताइए। क्या बताइए आप इसका बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अपेक्षित परमाणु भार बताइए। या फिर इसीलिए ऐसा कह देता है कि भैया इसका ग्राम परमाणु भार बताइए। जब इन विशेष परिस्थितियों को लेकर के किसी भी परमाणु का भार यदि पूछता है तब आप उनमें इकाई इन परिस्थितियों के अकॉर्डिंग लगाएंगे। ठीक है। और यदि इन परिस्थितियों को अलाउ नहीं करता है और वो डायरेक्टली आपसे भार पूछता है तो आप कौन सी इकाई यूज करेंगे बेटा, ग्राम यूज करेंगे। समझ में आ गई बात। अब हम आपसे जैसे पूछे कि क्लोरीन का वास्तविक परमाणु भार क्या होगा, तो वास्तविक का मतलब होता है बेटा एक्चुअल। ठीक है। तो इसमें जब वास्तविक परमाणु भार की बात करता है ना तो हम लगाते हैं एटॉमिक मास यूनिट, मतलब AMU लगा देते हैं। तो इसका वास्तविक परमाणु भार कितना हो जाएगा बेटा 35 AMU या 35.5 भी होता है, तो यहाँ पर हम लिख लें AMU। बताइए कोई बात नहीं, क्योंकि हमने हमसे पूछा है उस चीज को परिस्थितियों के अकॉर्डिंग, इसलिए हम उस परिस्थिति के अकॉर्डिंग हमने इकाई लगा दिया। अपेक्षित परमाणु भार हमसे पूछता है तो हम यहाँ पर भाई कोई भी इकाई यूज नहीं करते। बात क्लियर है। और यदि वो कहता है कि ग्राम में बताइए तो माय डियर मैं यहाँ पर ग्राम बता देता हूँ। और यदि वो इन परिस्थितियों को लागू नहीं करता है अपने क्वेश्चंस में तो हमारी इकाई क्या यूज की जाएगी, ग्राम यूज की जाएगी।
बातें क्लियर हो गई थी? लक्ष्य रोजल होने पाए कदम मिलाकर चल, सफलता तेरी कदम चूमेगी आज नहीं तो। हर बड़ी सफलता के पीछे बहुत सारे असफलताएं छुपी होती हैं, समझ रहे हो? आप ये सोचो कि आज हम पढ़ रहे हैं और कल हमारा पीएटी में चयन हो रहा है, तो पॉसिबल नहीं, क्योंकि बड़ी कामयाबी बड़ा समय मांगती है और समय के साथ साथ क्या मांगती है? धैर्य मांगती है, समझ रहे हो? ये चीज अपने दिमाग में रखिएगा, ये बातें क्लियर होनी चाहिए। अब हमसे अब हमने ये चीज आपको बताई थी, तुम्हारे मन में क्वेश्चन होता होगा चलिए आपने हमको क्यों बताया? हमने आपको ये इसलिए बताया क्योंकि जैसे मान के चलिए कोई यौगिक है, ये यौगिक है, मान लीजिए कोई यौगिक है, अब कोई यौगिक में कौन सा यौगिक है? मान लीजिए H2SO4। अब H2SO4 जो है, इससे आपसे कोई पूछता है कि सर ये हमारा एक यौगिक है H2SO4, इसका आप प्रतिशत संगठन निकालिए। हम इसका प्रतिशत संगठन कैसे निकालेंगे? अब प्रतिशत संगठन कैसे पूछा है कि सर यौगिक है ये H2SO4 यौगिक में सल्फर का प्रतिशत संगठन निकालिए। क्या निकालिए? प्रतिशत संगठन। बिल्कुल ध्यान से समझना, कोई रटने वाली चीज नहीं, सिर्फ दिमाग का उपयोग करना, ठीक है? दिमाग का उपयोग करोगे। अब ये यौगिक है H2SO4, अब यहां पर वो H2SO4 यौगिक में सल्फर का प्रतिशत संगठन निकालिए। तो अब यहां पर जब हमने H2SO4 से सल्फर को अलग कर दिया तो सल्फर अपने आप में क्या हो गया? ये बताइए, परमाणु हो गया ना परमाणु, क्योंकि जब तक वो उसके साथ रहेगा तभी तक तो वो यौगिक का रूप रहेगा, और उसको यदि हमने सल्फर को निकाल के वहां से अलग कर दिया तो सल्फर क्या हो गया? परमाणु। तो अब यहाँ पर एक क्वेश्चन वो ऐसा भी दे सकता है कि H2SO4 यौगिक में सल्फर परमाणु का प्रतिशत संगठन बताइए, ये भी दे सकता है, क्योंकि अब सल्फर क्या हो गया बेटा? परमाणु। अब मान के चलिए कि जब ये चीजों में से हम कैसे निकालेंगे, तो इन चीजों को निकालने के लिए किसी भी चीज का प्रतिशत संगठन निकालने के लिए बहुत अच्छा दिमाग में बैठा लीजिए, कोई नहीं बैठेगा। हम यदि किसी यौगिक में किसी परमाणु का प्रतिशत संगठन निकालना होता है, और ये हमेशा कॉम्पिटिशन एग्जाम में आता है, नीट में आता है, पीएटी में आता है, और आता ही है, एक क्वेश्चन आपको मिलेगा, याद देखिएगा। जो सिलेक्टेड क्वेश्चन यहाँ पे हम आपको बताएंगे वो आपको आपके पेपर में मिलेंगे। तो ये प्रतिशत संगठन कैसे निकालेंगे ना, तो प्रतिशत संगठन निकालने के लिए क्या होता है कि यौगिक के परमाणु का द्रव्यमान, लो भैया, यौगिक के परमाणु का द्रव्यमान, मतलब जो यौगिक है उस यौगिक में किस परमाणु का प्रतिशत संगठन पूछा है निकालने के लिए, तो उसका आप भार निकाल लीजिए या उसका आप द्रव्यमान। द्रव्यमान और भार में केमिस्ट्री में कोई अंतर नहीं होता है, बात समझ में आ गई सभी लोगों को? अब यहाँ पर हमने लिखा बेटा ये हम यौगिक के परमाणु का भार, ठीक है? ऐसा तुम लोग द्रव्यमान में कंफ्यूज हो जाते तो भार लिख दीजिए, ओके? फिर कह रहा है भैया यौगिक के परमाणु का भार बटे यौगिक का मोलर भार या मोलर द्रव्यमान, अंडरस्टैंड? इनटू माय डियर 100, ठीक है? हमने क्या कहा यहाँ पर? हमने कुछ भी नहीं किया और आपने भी कुछ नहीं किया, सिर्फ प्रतिशत संगठन निकालने के लिए हमने क्या कर दिया कि जो यौगिक दिया हुआ है उस यौगिक में किस परमाणु का भार पूछा है, किस परमाणु का प्रतिशत संगठन पूछा है, तो हम उस यौगिक के परमाणु का भार लिखना है मुझे, और फिर इस पूरे यौगिक का मोलर भार निकालना है और उसमें 100 का गुणा कर देना है, आपका उत्तर आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने लिखा भैया यौगिक मतलब जो H2SO4 है, H2SO4 यौगिक में सल्फर का प्रतिशत संगठन बताइए। तो कैसे निकालोगे? सबसे पहले तो आप यौगिक के परमाणु का भार कितना होगा, जो यौगिक है उसमें इस यौगिक उस परमाणु का भार निकालना है जिसका आपको प्रतिशत संगठन निकालना है। तो यहाँ पर H2SO4 दिया हुआ है, तो इसमें ये बताइए कि यौगिक में H2SO4 में क्या है? सल्फर है, तो आप सल्फर का परमाणु भार निकालो। तो सल्फर का परमाणु भार कितना होगा? यदि यहाँ पर सल्फर का परमाणु क्रमांक 16 है, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है, तो आप ये स्पष्ट कह सकते हैं कि भैया सल्फर का परमाणु क्रमांक 16 है, मतलब इसका परमाणु भार कहीं न कहीं कितना हो जाएगा बेटा? 32, राइट। अब इस यौगिक का पूरे यौगिक का मोलर भार कैसे निकालोगे? तो ये हमारा हो जाएगा बेटा 32 प्लस
हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे? 2 है, तो 2, क्योंकि मैं कहा था कि मोलर भार निकालने, किसी परमाणु, किसी यौगिक का मोलर भार कैसे निकालते हैं? किसी यौगिक का मोलर भार निकालने के लिए उस यौगिक में उपस्थित समस्त परमाणुओं के परमाणु भार निकाल के और उसको आपस में जोड़ दो। तो जैसे यहाँ पर कितने परमाणु हैं टोटल? तो 4 ऑक्सीजन के हो गए, क्योंकि नीचे जो संख्या लिखी होती है वो परमाणुओं को व्यक्त करती है। तो 4 ऑक्सीजन के हो गए, 1 सल्फर का हो गया और 2 हाइड्रोजन का हो गया, तो 4 5 और कितने हो गए? 7। मतलब इसमें टोटल परमाणुओं की संख्या कितनी हो गई बेटा? 7 हो गई। तो इन 7 परमाणुओं का परमाणु भार निकाल के आपस में जोड़ दो, ठीक है? तो उस यौगिक का क्या निकल जाएगा आपको? मोलर भार निकल जाएगा, राइट? ठीक है। तो देखो, तो यहाँ पर देखो सल्फर का कितना है? 32, 1 है 32। अब यहाँ पर देखिए आप हाइड्रोजन कितना है? 2 है, तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक जो होता है वही उसका परमाणु भार होता है। तो एक हाइड्रोजन का 1 होगा तो 2 हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो यहाँ से जोड़ना स्टार्ट करें, 2 धन, क्योंकि यौगिक का मोलर भार निकालना है। फिर सल्फर का कितना हो जाएगा? 32 धन। एक ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 होता है, तो 4 ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा बेटा? ठीक है, इनटू 100 पर 100। अब यहां पर आप देखेंगे कि ये 32 है, 32 है, तो 32 बटे, अब ये इनको सबको जोड़ दो, कितना हो जाएगा? शायद 98 हो जाएगा, यही होगा। अब ये 98 आ गया इनटू 100 बराबर। अब यहां पर आप इसको काट सकते हैं, ठीक है? सर हम नहीं काट पाते, क्यों नहीं काट पाते? आराम से काट पाते हैं, तो नहीं 2 से काटेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 चौके 8, 2 में 18, 2 एकम 2, 2 6 12 हो गया, 49 16। अब यहाँ पे आप इसको काटो, कटेगा क्या? 7 7 49 1600। अब यहाँ पर आप डायरेक्ट क्या करो? 1600 बटे 49 कर दो, क्योंकि हमको निकालना किसका है? सल्फर का प्रतिशत संगठन निकालना। तो जिसका प्रतिशत संगठन निकालना है ना, उसका भाग कर दो। अब 1600 बटे 49, मतलब 1649 का भाग दो, कितना आएगा? ठीक है, तो देखिए इसमें इसका प्रतिशत संगठन कितना निकल गया? तो इसको जो आप इसको वो करोगे टोटल, तो आपका प्रतिशत संगठन कहीं ना कहीं यहाँ पर 32% ही निकलेगा। बात क्लियर हो गई सभी को? देखो कितना आसान है, बहुत आसान है ये, बहुत आसान, बस आपको ट्रिक बताओ, समझ रहे हो? ये आ गया अपना, ऐसे हम प्रतिशत संगठन निकालते हैं, ठीक है? अब देखो हम आगे बात, नजर मारो जरा।